नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगस्त माह के समान ज्ञान दर्पण तथा प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह से प्रश्नों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय घटनाक्रम तथा खेल जगत से प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के बीच में 30 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट है, ताकि आपको जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे उसका रिवीजन हो सके, जो मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन है सभी के स्टैटिक्स फॉर्म में जो भी क्वेश्चन बन सकती है उसकी व्याख्या हम साथ में ही करते चलेंगे, ताकि आपको कोरिलेशन से याद हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? दोस्तों, तो ये चुना गया है कसावा केरोसी को। कसावा केरोसी को जो है 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बता दें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ये यूएनओ का एक अंग है। 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग महासभा भी है। यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे द्वितीय विश्व युद्ध का वरदान कहा जाता है। इसके सभी अंगों का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में ही है, सिवाय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये द हेग में है। द हेग नीदरलैंड में है। बाद बाकी जो 5 और संस्था है इनके संयुक्त राष्ट्र संघ के, इनके मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। साथ ही साथ महासभा को और क्या कहा जाता है? तो इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। विश्व का लघु संसद के नाम से इसे जाना जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कितने सदस्य नॉमिनेट है? तो 193 193 सदस्य जो है इसमें शामिल है। लास्ट सदस्य जो है 2011 ईस्वी में जुड़ा था, जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है इनके लास्ट सदस्य हैं जो जोड़ा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में। और दक्षिणी सूडान की राजधानी भी पूछा जाता है अलग से, तो इसका राजधानी है जूबा। जूबा जो है दक्षिणी सूडान की राजधानी है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लास्ट मेंबर है। कब जुड़ा गया था? 2011 में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल मेंबर की संख्या कितने हैं? 193। अब चलते हैं आगे। तो ये जो कसावा केरोसी है ये किस देश के रहने वाले हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 77वें सत्र के लिए अध्यक्ष होंगे? तो ये हंगरी के हैं। और 77वें सत्र की शुरुआत कब से हो रही है? तो 13 सितंबर 2022 से। जैसा कि आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो कार्यकाल है ये कब से शुरू होता है? तो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू किया जाता है। तो आप पाएंगे 13 सितंबर को तीसरे मंगलवार होते होंगे। 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद थे। तो इन्हीं का स्थान लेंगे। आप इसे देख सकते हैं, ये कसावा केरोसी है जो स्थान लेंगे अब्दुल्ला शाहिद के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रांसीसी ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल तथा महिला एकल के विजेता कौन रहा? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टेनिस का 4 महाकुंभ होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांस ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन, तो यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी रूप में एग्जाम में जरूर आते हैं। हालांकि अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, इसके बाद ग्रुप डी का है। तो जो भी आपका आगामी दिनों में एग्जाम है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि पुरुष एकल में कौन जीता है फ्रेंच ओपन और महिला एकल में, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पुरुष एकल में जो जीता है ये है आपका राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है पुरुष एकल के विजेता है। वही महिला एकल के हैं ईगा स्विएटेक। महिला एकल के कौन है? ईगा स्विएटेक। पर राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। और ये राफेल नडाल का व्यक्तिगत रूप से जो है ये 14वां फ्रेंच ओपन था। 14वां फ्रेंच ओपन जो है जीता है। ये 14 बार ये कारनामा कर चुके हैं। और इनके टोटल मतलब जो है ग्रैंड स्लैम की संख्या कितने हो गए हैं? 22 में 14 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन ही जीता है। तो दोस्तों, आगामी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण रहेगा ये रहेगा महिला एकल, क्योंकि ये कम विख्यात हैं। ईगा स्विएटेक ये पोलैंड के रहने वाली हैं। यहाँ से देश से भी पूछा जाता है कि फला खिलाड़ी किस देश के हैं। तो आपको याद रखना होगा कि जो फ्रेंच ओपन महिला जीती है इनका नाम है ईगा स्विएटेक और ये किस देश के हैं?
पोलैंड के रहने वाली हैं। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इसीलिए मैं इन जो जितने भी चारों ओपन हैं इनका थोड़ा डिस्कस स्टैटिक्स फॉर्म वाले क्वेश्चन के लिए करना जरूरी समझूंगा। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन जो प्रथम तिमाही में होता है वर्ष के शुरुआत में, जो हो चुका, इनकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1905 ईस्वी में। उसके बाद होती है 2 नंबर पे फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन होती है जो अभी अभी इससे आपने रिलेटेड क्वेश्चन देखा, इसकी शुरुआत 1891 ईस्वी में होती है। 3 नंबर पे होती है विंबलडन। विंबलडन जो है ये 3 नंबर पे होती है और इसकी शुरुआत जो है 1877 में हुआ था। आपको ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि अभी आप एक अंतर पाएंगे। यूएसए ओपन जो है 1881 में हुआ था। तो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि इन चारों में सबसे पुरानी प्रतिस्पर्धा कौन है, तो आप देख के आराम से बता सकते हैं कि सबसे पुरानी जो है विंबलडन है और सबसे नई जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन है। हालांकि वर्ष के शुरुआत में प्रथम तिमाही में ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है, फिर जो है 3 से 4 से 6 महीने के बीच में जो है ये फ्रेंच ओपन होती है। उसके बाद 3rd क्वार्टर में क्या होती है, विंबलडन होती है और वर्ष के लास्ट में क्या होती है, अमेरिकन ओपन होती है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आती है कि कौन से मैदान पे जो है खेला जाता है, किस प्रकार के कोर्ट में खेले जाते हैं ये अलग अलग ओपन। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट के खेल हैं, ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। साथ ही साथ विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट में खेली जाने वाली प्रतियोगिता है, ये ग्रास कोर्ट में खेली जाती है विंबलडन, घास के मैदान में। और फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट में खेली जाती है, क्ले कोर्ट में खेली जाती है। तो आपको इतना क्वेश्चन इनसे जरूर याद रखना चाहिए ताकि आपके स्टैटिक्स फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन इनसे आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न कराया गया। क्वाड का जो अभी हाल में शिखर सम्मेलन हुआ है तो ये कहाँ पर जो है आयोजित कराया गया था। तो दोस्तों बता दें क्वाड का ये सेकेंड ही व्यक्तिगत मतलब फिजिकल रूप से जो है ये दूसरा ही शिखर सम्मेलन है जो कराया गया जापान के टोक्यो में कराया गया। अब देखते हैं क्वाड का जो है 2021 का जो सम्मेलन हुआ था, ये 2022 में द्वितीय सम्मेलन हुआ फिजिकल रूप से, वैसे वर्चुअल रूप से 2 बार और हो चुके हैं लेकिन फिजिकली ये दूसरा ही सम्मेलन था। तो पहला जो 2021 में हुआ ये कहाँ हुआ था, तो ये यूएसए के व्हाइट हाउस में हुआ था और इस बार जो है टोक्यो जापान में हुआ है। अब बात करें क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है, तो क्वाड में शामिल है दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया। आप देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है ये आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी हैं 1 नंबर पे, 2 नंबर पे यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, 3 नंबर पे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है और 4 नंबर पे माननीय अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यही चारों देश जो है क्वाड में शामिल है। क्वाड के द्वितीय जो बैठक हुआ है वो कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये टोक्यो में हुआ है। इससे पहले पहला बैठक 2021 में अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित जो गीतांजलि श्री को दिया गया है पुस्तक रेत की समाधि के लिए, तो इनके अंग्रेजी अनुवादक कौन है। दोस्तों ये हिंदी पुस्तक है रेत के समाधि, जिनको अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं द टॉम्ब ऑफ सैंड। तो ये इनके अनुवादक कौन है, तो इनके अनुवादक है डेजी रॉकवेल जो है इनके अनुवादक हैं। पुस्तक का नाम है रेत की समाधि, इनको अंग्रेजी वर्सन में लिखा है द टॉम्ब ऑफ सैंड। आप इनका फिगर देख रह सकते हैं, एक में डेजी रॉकवेल है और इंडिया के गीतांजलि श्री है। दोस्तों ये पहला मौका है जब किसी हिंदी भाषा के किताब के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया हो, ये पहला ही मौका है। इससे पहले ये घटना कभी भी नहीं घटी थी कि किसी हिंदी भाषा के बुक के लिए जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया हो। दोस्तों एक मैन बुकर होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, इन दोनों में फ़र्क है। एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर होता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2022 मिला है गीतांजलि श्री के रेत के समाधि पुस्तक की नाम है। और इसके अंग्रेजी में जो अभी आपने देखा कि ये किया है अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल, तो द टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, तो इन्हीं पुस्तक को मिला है। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में ही होती है, लेकिन बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 ईस्वी में होती है। और इन दोनों पुरस्कार में जो पुरस्कार की राशि है ये है 50,000 पाउंड। कितने? 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, चूंकि इसमें एक से अधिक आदमी इंडल्ज हो गए कि एक तो है कि गीतांजलि श्री ने ये पुस्तक लिखा, फिर अंग्रेजी में अनुवाद किए इनको डेजी रॉकवेल, तो दोनों को जो है 25,000 पाउंड बांटे जाएंगे समान रेशियो में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली
पांचवी भारतीय महिला मुक्केबाज निकहत जरीन किस राज्य से संबंधित है? तो ये फिफ्थ महिला बनी है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीते। तो ये पांचवी महिला निकहत जरीन किस भारतीय राज्य से है? तो ये तेलंगाना के रहने वाली 25 वर्षीय बॉक्सर हैं। इससे पहले जो 4 महिला ये कारनामा कर चुके हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो इनसे पहले 4 महिला कौन कौन सा है, जरा मैं इनका नाम लिख दूं। सबसे पहला नाम आता है मैरी कॉम का। मैरी कॉम जिन्होंने 6 बार ये कारनामा किए हैं दोस्तों कि जो वर्ल्ड बॉक्सिंग है उसमें भारत को टोटल 10 जो है मिले हैं। तो इसमें 6 जो है मैरी कॉम 6 बार, एक बार सरिता देवी जो है एक बार जीती है, सरिता देवी। एक जेनी आर नाम है इनका, एक बार ये जीती है। और एक बार लेखा केसी भी एक बार जीत चुकी है। तो एक बार लेखा केसी, एक बार जेनी आर, एक बार सरिता देवी, 6 बार मैरी कॉम, तो 9 हो गए। और एक बार निकहत जरीन जो 5वीं महिला बनी है, तेलंगाना के रहने वाली है। तो ये 10 मेडल हो गए टोटल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महिलाओं का T20 चैलेंज जो हुआ था आईपीएल की तरह जो महिलाओं का भी आईपीएल होता है, तो इनमें कौन विजयी रहा है? तो इनमें विजयी रहा है सुपरनोवा। कौन रहे हैं? सुपरनोवा विजय रहे हैं, जिनके कैप्टन हैं हरमनप्रीत कौर। जो महिला की जो टीम है भारतीय क्रिकेट महिला टीम, उनसे रिलेटेड है ये, इनसे जुड़े हुए हैं हरमनप्रीत कौर। तो ये सुपरनोवाज के कैप्टन है और इन्हें ये सुपरनोवा जो है विजय प्राप्त किया है किसे हरा के? तो वेलोसिटी को हरा के, वेलोसिटी को जो है हराया है इन्होंने फाइनल में। अब बात करें जो पुरुष वाला जो आईपीएल हुआ है उसके स्पॉन्सर कौन थे? तो इसके स्पॉन्सर थे टाटा जो है इसके स्पॉन्सर है। इसमें टोटल कितने टीम भाग लिया था? तो 10 भाग लिया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसको कौन जीता? तो इन्होंने जो पुरुष वाला है इनको जीता गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटन के कप्तान कौन है? तो हार्दिक पांड्या था। हार्दिक पांड्या इनके कप्तान थे और इन्होंने पहली बार ही भाग लिया, पहली बार ही जीता। साथ ही साथ इनमें जो ऑरेंज कप है ये मिला जोस बटलर को दिया गया ऑरेंज कप। और पर्पल कप जो है यजुवेंद्र चहल को दिया गया। जो सबसे अधिक विकेट लेता है उसे पर्पल कप, जो अधिक रन बनाते हैं उसे जो है ऑरेंज कप दिया जाता है। तो आपको इतना बात मोटे मोटे ध्यान रखना है मेन वाला आईपीएल से। वहीं लेडीज वाला आईपीएल के विजेता कौन है? तो सुपरनोवाज किसे हरा के? वेलोसिटी को हरा के। अगला प्रश्न है दोस्तों WHO का प्रतिष्ठित ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसके मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। मुख्यालय कहाँ है WHO का? जेनेवा में है। इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसीलिए 7 अप्रैल को हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, कोरिलेट करना होगा स्टैटिक्स फॉर्म से। तो बता दें ये जो पुरस्कार मिला है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, तो ये आशा के कार्यकर्ता को मिला है। आशा के कार्यकर्ता आप लोग गांव घर में आसानी से देख पाते होंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनकी सहायता करती है, तो इसे आशा का महिला, इसे दीदी भी कहते हैं गांव घर में। तो इन्हीं को दिया गया है WHO के द्वारा कौन सा पुरस्कार? ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों टेम्पल्टन पुरस्कार ये व्यक्तिगत रूप से जो है सबसे अधिक राशि प्रदान करती है। $1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ये पुरस्कार है। $1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, $1.5 मिलियन जो है इस पुरस्कार के तहत जो है प्रदान किया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार ये यूएसए के द्वारा ही, अमेरिका के द्वारा ही दिया जाता है। तो 2022 के लिए किसे मिला है? तो 2022 के लिए फ्रैंक बिलजेक को मिलाया है। ये पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पुरस्कार जो है प्रकृति के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए जाता है। प्रकृति के साथ साथ यानी प्रकृति को ध्यान में रख के वैज्ञानिक तरीके की खोज आदि के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, टेम्पल्टन पुरस्कार। बता दें दोस्तों 2022 के लिए तो हो गया फ्रैंक बिलजेक। इंडियन भी ये पुरस्कार जीत चुके हैं। ये कौन कौन है? तो सबसे पहले तो एस राधा कृष्णन है। एस राधा कृष्णन जी भी ये पुरस्कार जीत चुके हैं, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। साथ ही साथ ये मदर टेरेसा भी जीत चुके हैं। मदर टेरेसा जी जो हैं ये पुरस्कार जीत चुके हैं, मदर टेरेसा। उसके बाद बाबा आमटे भी जीत चुके हैं ये पुरस्कार। तो ये पुरस्कार के और भी भारतीय जो है विजेता हैं, जैसे एस राधा कृष्णन, मदर टेरेसा, बाबा आमटे। और इस 2022 का जो मिला है ये मिला है फ्रैंक बिलजेक को। किस देश का सरकार देता है टेम्पल्टन पुरस्कार? तो यूएसए के सरकार के द्वारा दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? तो प्रकृति को ध्यान में रख के वैज्ञानिक खोज के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
75वां कान फिल्म महोत्सव के प्रतियोगिता खंड की जो जूरी मेंबर थे, इनमें भारत की तरफ से कौन भाग लिया था? दोस्तों 75वां कान फिल्म समारोह अभी हाल में ही हुआ है। कान एक शहर का नाम है जो कहाँ है, ये फ्रांस में स्थित है। तो ये जो 75वां हुआ था, इसमें ज्यूरी मेंबर में भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे? तो ये लिए थे दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जो है ज्यूरी मेंबर के सदस्य रहे थे, जो कान में अभी अभी फिल्म फेस्टिवल हुआ है। और कान शहर कहाँ है? तो ये फ्रांस में है। अलग से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कान शहर कहाँ है। इसके बाद इस जो समारोह में किसे क्या मिला, ये थोड़ा सा चर्च देख लेते हैं। तो इस समारोह में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है पाल्म डियोर, ये एक अवार्ड का नाम है, एक अवार्ड की जो है प्रकार है पाल्म डियोर। तो ये मिला है ट्रायंगल ऑफ सैंडनेस, ये पिक्चर का नाम है। इस फिल्म को दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैंडनेस। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है सांग कांग हो को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कार जो है अमीरी इब्राहिमी को दिया गया है। तो ये हो गया कान फिल्म फेस्टिवल से इम्पोर्टेंट अवार्ड की किसे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीन 2023 में अपना सर्वाधिक शक्तिशाली जो है टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, उसका क्या नाम है? चीन का ऐसा घोषणा है कि 2023 में जो है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। तो उसका नाम है दोस्तों सुनतआन। सुनतआन, ये ऐसे लिखता है, एक्स से लिखा जाता है, सौ को चीन में XUNTIAN ऐसे लिखा है। अंग्रेजी में अगर इसे देखना चाहे तो इसे सुनतियान पढ़ेंगे। तो सुनतियान जो है एक टेलीस्कोप का नाम है जो चीन बना रहा है और 2023 में लॉन्च करने की बात कही है। बता दें वर्तमान समय में दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जो है ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका नाम है जेम्स वेब। जेम्स वेब नामक जो है जेम्स वेब नामक टेलीस्कोप ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था दिसंबर 2021 में, जो वर्तमान समय में दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। वहीं चाइना बात कर रहा है कि 2023 में वो सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप लॉन्च करेगा जिसका नाम सुनतियान होगा। और इससे पहले यानी जेम्स वेब से पहले जो है एडविन हब्बल सबसे जो है शक्तिशाली टेलीस्कोप था, जिसका रिकॉर्ड जेम्स वेब तोड़ा। अब जेम्स वेब को भी हटा के सुनतियान आ जाएगा 2023 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक मीटिंग 2022 में कहाँ संपन्न हुई? दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब होती है? WEF की स्थापना कब होती है? तो 1971 ईस्वी में होती है। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है क्लोगनी। कहाँ? क्लोगनी में है इसका मुख्यालय। और क्लोगनी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। और इसका बार की जो बैठक हुआ है 2022 की, ये भी स्विट्जरलैंड में ही हुआ है। कहाँ? दावोस में। तो इनका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में है। और इस साल का जो बैठक हुआ है WEF का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये भी स्विट्जरलैंड में ही हुआ है। तो आपको आसान होगा याद करने में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1971 ईस्वी में होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में कब मनाते हैं? दोस्तों प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में हम मनाते हैं 30 मई को। 30 मई को इसलिए मनाते हैं कि हमारा जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था जो हिंदी में छपे थे, उनका नाम था उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड जो है इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को किया गया था। इसीलिए हम 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि उदंड मार्तंड जो हिंदी पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? तो इनके संपादक का नाम है युगल किशोर शुक्ला। युगल किशोर शुक्ला जो है इनके द्वारा ये चलाया गया था उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड जो है युगल किशोर शुक्ला के द्वारा चलाया गया था। वैसे बात करें दोस्तों कि भारत के प्रथम समाचार पत्र तो द बंगाल गजट था। द बंगाल गैजेट जो है भारत के प्रथम जो है समाचार पत्र है, लेकिन ये इंग्लिश में लिखा गया था। किस भाषा में? इंग्लिश में लिखा गया था। और इसके संपादक कौन थे? जेम्स अगस्तस हिक्की। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, भले ही वो पहला था लेकिन वो पूर्णतः हिंदी भाषा में नहीं था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? भारत में भी इस प्रकार के नियम है। मौलिक अधिकार के तहत गारंटीड है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी भारी काम पे नहीं लगाया जाएगा। जो भारत के संविधान के आर्टिकल 24 में इस प्रकार की बात वर्णित है। तो उसी प्रकार विश्व भर में बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। 12 जून को जो है प्रतिवर्ष विश्व भर में बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ जून महीने की जो इम्पोर्टेंट डे है, जैसे कि आप 5 जून,
पर्यावरण दिवस मनाते हैं। वहीं 23 जून ओलंपिक दिवस मनाते हैं। और जून के महीने में 12 जून को ये विश्व बाल श्रम दिवस मनाते हैं। 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार के जो है जून के इम्पोर्टेंट डे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को, भारत जो है 14 बार के चैंपियन रहा है इंडोनेशिया, इनको फाइनल में हराकर बैडमिंटन के किसका पहली बार विजेता बना? कौन से पदक जीते बैडमिंटन में, और जो है किस कप को जो है उस पर कब्जा जमाया, और किसको हरा के? तो इंडोनेशिया को हरा कर जो 14 बार के विजेता हैं। तो ये थॉमस कप पे जो है अपना अधिकार जमा लिया है भारत। किसे हरा के? इंडोनेशिया को हरा के, जो पिछले 14 बार जो है जीत चुके हैं पीछे। और मैं आपको बता दूं थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है बैडमिंटन से। लेकिन यहाँ पे एक क्लू है दोस्तों कि थॉमस कप जो है ये मेल ही खेल सकता है, ओनली मेल खेल सकता है। ये पुरुष के बैडमिंटन का कप है। वहीं पे बैडमिंटन का एक कप है उबेर कप, उबेर कप खाली फीमेल ही खेल सकता है, खाली महिला ही खेल सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि थॉमस कप जो है मेल बैडमिंटन से है, वहीं उबेर कप जो है फीमेल बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 32वें एशियाई कुश्ती का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों 32वें एशियाई कुश्ती का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये मंगोलिया में किया गया है। मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर में किया गया है, उलान बटोर में। और यहाँ पे हमारे भारत की तरफ से कौन पदक जीता है? तो एकमात्र पदक जीता गया है रवि दहिया की तरफ से। रवि दहिया जो है यहाँ से गोल्ड चुरा के लाया है, गोल्ड जीत के लाया है, माफ़ कीजिएगा, गोल्ड जीत के लाए हैं। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और मंगोलिया में क्या स्थित है जो बहुत फेमस है? तो ये है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो है एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये मंगोलिया में ही स्थित है। तो इतना बात जो है यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 32वें एशियाई कुश्ती का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मंगोलिया में। मंगोलिया के कहाँ? तो उलान बटोर में। यहाँ पे भारत की तरफ से पदक किसने जीता? तो ये रवि दहिया जीता। और कौन से पदक? तो गोल्ड। और मंगोलिया में क्या स्थित है? तो विश्व मतलब एशिया का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है गोबी, ये मंगोलिया में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों दिल्ली का उपराज्यपाल पहले अनिल बैजल थे, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अनिल बैजल जो है त्यागपत्र दे दिया था। तो इनके जगह पे जो है अपॉइंट किए गए हैं नए उपराज्यपाल के रूप में विनय कुमार सक्सेना को। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई के नए चेयरपर्सन, तो इसे नियुक्त किया गया है निधि छब्बर को। निधि छिब्बर जो है अब सीबीएसई के नए चेयरपर्सन होंगे। इसके पहले सीबीएसई के जो है चेयरपर्सन के रूप में विनीत जोशी जी कार्यरत थे। विनीत जोशी जी जो है कार्यरत थे। ये वर्तमान समय में क्या है? तो ये वर्तमान समय में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ ये जो है सीबीएसई के अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए थे। लेकिन अब परमानेंट रूप से निधि छिब्बर जी का सीबीएसई के ऊपर अपॉइंट हो गया है। तो ये मुक्त हो गए हैं सीबीएसई से। अब ये वर्तमान में सिर्फ एनटीए के अध्यक्ष हैं विनीत जोशी जी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं कि हाल में जो पुस्तक है कौन कौन से पुस्तक चर्चित हैं। तो दोस्तों रेत की समाधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन कि रेत की समाधि जो है क्यों चर्चित है। इसलिए चर्चित है कि सबसे पहले रेत की समाधि तो हिंदी वर्जन में लिखा गया था, किसके द्वारा? गीतांजलि श्री के द्वारा। उसके बाद इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से डेजी रॉकवेल के द्वारा। और ये पुस्तक इसलिए चर्च में ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि लिखा तो किताब गीतांजलि श्री, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद किया डेजी रॉकवेल। और क्या मिला इसे? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? मैंने कहा 2005 ईस्वी में। और एक बुकर पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में। दोनों में इनामी राशि सेम है, 50,000 पाउंड की राशि। अगला प्रश्न है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो इस किताब के लेखक हैं एस जयशंकर, जो वर्तमान समय में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। तो इनकी ये बुक है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ एक अगला किताब है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ये सुरेश रैना का है। सुरेश रैना का किताब का नाम है विश्वास, बिलीव। तो आपको इससे ध्यान रखना है। सुरेश रैना को बेचारे को जो है आईपीएल में किसी ने नहीं चुना था, आपको पता ही होगा। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन की? तो हाल ही में जो ब्रिक्स की बैठक हुए हैं इनकी अध्यक्षता जो है चीन के द्वारा
किया गया है ब्रिक्स की बैठक की अध्यक्षता। अब ब्रिक्स की शुरुआत कब होती है, तो इस प्रकार की जो है 2009 में शुरुआत हुई है ब्रिक्स की। ये किन देशों का संगठन है, तो ये विश्व के सबसे तेजी से उभरते हुए अर्थव्यवस्था वाली देशों का संगठन है, जिसके अंदर बी से ब्राजील है। बी से कौन सा है, तो बी से है ब्राजील, बी से ब्राजील है, आर से रूसिया है, रूस है, और आई से इंडिया है, भारत है, सी से चाइना है, और एस से दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। तो ये पांचों देशों का संगठन है। कब बना था, 2009 में। और इसके जो लेटेस्ट बैठक हुआ है कहाँ किया, तो चाइना में। इससे रिलेटेड एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इनका नाम दिया गया है, डेवलपमेंट बैंक नाम दिया गया है। इसे आप ब्रिक्स बैंक भी कह सकते हैं। तो इनका मुख्यालय जो है चीन के शहर संघाई में स्थित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है मुख्यालय कहाँ है, तो संघाई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वदेश निर्मित, स्वदेश में बना हुआ है ये युद्धपोतों का रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा जलावतरण किया गया। तो ये जो है उदयगिरी, INS उदयगिरी और INS सूरत, ये दोनों पोतों का एक ही साथ, ये पहला मौका है कि जब एक रक्षा मंत्री दो पोतों का एक साथ जलावतरण कर रहे हैं। ये रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह हैं और ये मुंबई के तट पे इनका जो है शिलान्यास किए। और इनके बनाने वाले जो है ये मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है। क्या है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो मुंबई में स्थित है। तो इनको यही बनाए हैं, इन दोनों ही पोतों को डॉकयार्ड लिमिटेड, तो इनको ये बनाए हैं। ये स्वदेश निर्मित है। क्या है, INS उदयगिरी और INS सूरत। तो इन दोनों का जो है शिलान्यास कर दिया गया है, भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। बता दें नौसेना के प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है, तो R हरि कुमार जो है ये वर्तमान समय में नौसेना के प्रमुख है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 34 वर्ष की सेवा के पश्चात किस युद्धपोत को नौसेना से हटा दिया गया है, रिटायर कर दिया गया है। तो ये है INS गोमती। INS गोमती जो है 1988 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था और 34 साल तक अपनी सेवा देने के बाद अभी ये रिटायर हो गए हैं INS गोमती। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि हाल में ही राजस्थान में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि ये हूबहू एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। हाल ही में राजस्थान में किस राष्ट्रीय उद्यान को, जो राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। दोस्तों हमने टाइगर रिजर्व पे एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो तक विजिट करें। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन से छुटकारा मिल जाएंगे, एक ही जगह सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान, इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। और राजस्थान में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गया है। हम इस पे थोड़ी सी बात और करना चाहेंगे टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। पहले राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व हो गया है 4, उनको देख लेते हैं। तो राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व कौन से हैं, तो एक तो है सरिस्का, रणथंभौर, ये जो देख रहे हैं इसी प्रकार का वीडियो हमने अलग से बनाया है। मुकुंदा पहाड़ी हिल्स, और ये जो करंट में जोड़ा गया है रामगढ़, इसे भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। तो 4 टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में हो गया है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 ईस्वी में हुई थी। और ये इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी जो है इस समय प्रधानमंत्री रही थी। इंदिरा गांधी जी जो है इस समय प्रधानमंत्री रही थी प्रोजेक्ट टाइगर के समय। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत प्रथम बार में भारत में कितने जो है वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व की दर्जा दिए गए, तो 9। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश सांखला को कहते हैं। वहीं देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये है आपका MP में है। यहाँ पे टोटल 11 नेशनल पार्क स्थित है। वहीं सबसे बड़ी नेशनल पार्क क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये लेह में स्थित है। वहीं पे सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है अभी भारत में, तो ये है पेंच। ये कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है इंडिया में, तो ये है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर ये कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश श्री सैलम में स्थित है। तो आपको इतना बात मोटे मोटे याद रखना होगा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क से स्टैटिक्स फॉर्म के लिए। अगला एक प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग के CEO के रूप में किसे चुना गया। दोस्तों नीति आयोग के CEO जो है ये परमेश्वरन अय्यर जी बने हैं, परमेश्वरन अय्यर जी। दोस्तों नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था इंडिया में, तो 1 जनवरी
2015 ईस्वी को। और ये किसका स्थान लिया था? ये योजना आयोग का स्थान लिया था। योजना आयोग को बंद करके योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग लाया गया। ये कब से काम कर रहा है? 1 जनवरी 2015 से। तो परमेश्वरन अय्यर जो है ये किसका स्थान लिया है? ये लिया है स्थान अमिताभ कांत का। किसका लिया है? अमिताभ कांत का, जो पहले सीओई थे, अभी वर्तमान में ये हट गए हैं, अब बने हैं परमेश्वरन अय्यर। साथ ही साथ बता दें नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष भी बदल चुके हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो थे पहले राजीव कुमार जी थे, अब सुमन बेरी जो हैं इनके उपाध्यक्ष बन गए हैं। और चेयरमैन अभी आपने देखा, माफ कीजिएगा, ये जो है सीईओ अभी आपने देखा कि सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन। ये किसका स्थान लिया है? अमिताभ कांत का। और चेयरमैन जो होता है प्रधानमंत्री होता है, जो नरेंद्र मोदी है। जब योजना आयोग थे तो भी योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता था। अभी नीति आयोग हो गया है तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, जो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी है। इनका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। साथ ही साथ योजना आयोग से एक और क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इन्होंने अपने, जब तक ये रहा योजना आयोग अस्तित्व में, टोटल 12 योजना बनाए और 2012 से 17 तक जो है ये योजना के बीच में इसे टर्मिनेट कर दिया गया और इनका ये लास्ट योजना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के 22वें आईफा पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो 2022 में जो 22वें आईफा पुरस्कार हुआ, याद करने के लिए काफ़ी अच्छा है कि 2022 में हुआ और ये 22वें नंबर के आईफा पुरस्कार था, जो कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये शेरशाह फिल्म है, इसे बेस्ट फिल्म का जो है अवार्ड प्रदान किया गया है, आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है बेस्ट फिल्म के लिए। कहाँ हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। कितने नंबर के थे ये प्रतियोगिता? तो ये 22वें नंबर के प्रतियोगिता थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोले तो शेरशाह को दिया गया है। वहीं पे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए विष्णुवर्धन जो है निर्देशक हैं, इनको फिल्म शेरशाह के लिए ही मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल है, जो आप ये इमेज में देख रहे हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कृति सेनन को दिया गया है आईफा अवार्ड। हाल में ही किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है कृष्णा श्रीनिवासन, जो एशिया प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में इसे अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये उप निदेशक थे आईएमएफ में ही, पहले उप निदेशक थे, अब इनका प्रमोशन हो गया है, इनका जो है पद बढ़ा दिया गया है। अब ये निदेशक के रूप में कार्य करेंगे एशिया प्रशांत विभाग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ इनका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान में इनके जो हेड है, इनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्या? क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है इनके प्रमुख हैं। क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है इनके प्रमुख है आईएमएफ के, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ विश्व बैंक का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है, माफ कीजिएगा वाशिंगटन डीसी में ही है आईएमएफ के साथ साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस व्यक्ति को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया? तो दोस्तों ये है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। इनका कार्यकाल एक बार 17 से 22 था, 2017 से 2022 था, इसे पुनः चुन लिया गया है। अब ये 2027 तक अपने पोस्ट पे बने रहेंगे। अभी WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होती है। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय है जेनेवा में। इसी कारण जो है 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत से ढाका के बीच जो है मैत्री व बंधन एक्सप्रेस तो पहले चलती ही थी, साथ ही साथ अब कौन सी एक्सप्रेस चलाई गई है? तो ये चलाई गई है मिताली एक्सप्रेस। भारतीय रेल की पहल है मिताली एक्सप्रेस, जो भारत से बांग्लादेश को जाएगी, ढाका तक जाएगी। तो अब भारत से बांग्लादेश के लिए टोटल 3 ट्रेन चल रही है, एक तो है मैत्री, दूसरा है बंधन और तीसरा मिताली एक्सप्रेस को चलाया गया है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका है। आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हॉकी एशिया कप 2022 में जापान को हराकर कौन सा पदक प्राप्त किया? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। भारत ने किसे हराकर पदक पर कब्जा किया? तो जापान को हरा के। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन्होंने ब्रॉन्ज जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है जापान को हराकर। इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन जो है इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर होता है, हॉकी एशिया कप
2022 का। अब जो हमने कहा था कि बीच में जो है आपको प्रश्न का जो है एक सीरीज मिलेगा टेस्ट का, तो ये आ गया है, जिसके अंतर्गत ये पहला प्रश्न है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो उनके पास तक भी पहुंच सके। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं। तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो अपॉइंट किए गए हैं ये हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार को जो है नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। ये किसका स्थान लिए हैं, तो ये लिया है सुशील चंद्रा का स्थान। किसका स्थान लिया है, सुशील चंद्रा, जो पहले चुनावयुक्त मुख्य चुनावयुक्त थे, इनके स्थान पे आ रहे हैं राजीव कुमार। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। और बता दें दोस्तों कि राजीव कुमार पहले क्या थे, तो राजीव कुमार पहले चुनाव आयुक्त थे, तो अब जो है मुख्य चुनाव आयुक्त में बदल दिया गया है इनका पोस्ट, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इसे चुन लिया गया है। बता दें दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर चुनाव आयुक्त में टोटल 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आर्टिकल 324 में जो है इनका जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि पंडित शिव कुमार शर्मा ने किस वाद्य यंत्र से संबंधित है जिनका हाल में ही निधन हो गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा बहुत ही फेमस संतूर वादक हैं, तो इनका जो है हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है। साथ ही साथ एक भजन सोपारी जो है इनका भी निधन हो गया है, ये भी संतूर वादन से ही संबंधित थे। तो दोनों क्वेश्चन आपको एक ही साथ रखना है क्योंकि इनका निधन हो गया है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा स्टैटिक्स फॉर्म के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि नए परिसीमन के चलते जम्मू कश्मीर में विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के विधानसभा में सीटों की संख्या पहले 83 थी, अब जो है इसे संशोधन करके 90 में रूपांतरित कर दिया गया। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के विधानसभा में कितने सीट हैं, तो 90 सीट है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए कि डॉक्टर मानिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि ये जो है इमिडिएटली बनाया गया है डॉक्टर मानिक साहा को। ये विप्लव सिंह का स्थान लिया है, किसका, विप्लव सिंह का। अब आपको याद आ गया होगा कि विप्लव सिंह जो है किस राज्य का मुख्यमंत्री था, और ये बीजेपी की तरफ से हैं। तो ये त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी बीजेपी की तरफ से जो है बने हैं मानिक साहा पेशे से एक डॉक्टर हैं, और ये राज्यसभा के सदस्य थे त्रिपुरा के, जिसे अभी जो है मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है त्रिपुरा के तरफ से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय क्या था, यानी थीम क्या था। थीम रहता है किसी भी जो बैठक होती है इंपॉर्टेंट डे वगैरह की, तो आप उनका जो थीम जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में जो आजकल है ये काफ़ी ट्रेंड में रहता है कि फला चीज़ का थीम क्या था। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो 2022 में 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, तो इस साल भी मनाया गया। तो इसका थीम रहा था दोस्तों ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी इनका थीम रहा था, आपको यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक जो है एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की गई। तो ये राजस्थान के महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष योजना की शुरुआत की गई थी जो गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जमा राशि के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ब्याज की दर क्या है। दोस्तों बता दें पिछले वित्तीय वर्ष में ये दर 8.5% रहा था, लेकिन अभी जो है ये दर को घटा दिया गया है EPF के दर को, और इनका कर दिया गया है 8.1%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8.1%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तुर्की को अब आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों तुर्की को जो है अब आधिकारिक रूप से तुर्कीय नाम से जाना जाएगा, तुर्कीय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, यूरोप का मरीज भी कहा जाता है तुर्की को। तुर्की की राजधानी कहाँ है, तो तुर्की की राजधानी जो है अंकारा है। तुर्की की राजधानी कहाँ है, तो अंकारा है। और अतातुर्क कहा जाता है मुस्तफा कमाल पाशा को, यानी तुर्की का पिता किसे कहा जाता है, तो मुस्तफा कमाल पाशा को, कमाल पाशा को जो है अतातुर्क कहा जाता है, जो तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता। तो तुर्की का पिता किसे कहा जाता है, मुस्तफा कमाल पाशा को। तुर्की को क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की का नाम बदल के अब क्या हो गया है, तो तुर्कीय हो गया है। क्या, तुर्कीय हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य ने जाति आधार पर गणना नामक जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया है। तो जाति आधारित जनगणना कराने वाला प्रथम राज्य जो होगा भारत के अंदर, ये है बिहार। बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है,
और राज्यपाल जो है फागू है, फागू। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए SACB 14400 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो दोस्तों ये जो है आप FIR वगैरह कराने के लिए, भ्रष्टाचार वगैरह के जो खिलाफ आप शिकायत दर्ज कराते हैं, इसमें सुगमता लाने के लिए एक एप्लीकेशन जारी किया है जिसका नाम है ACB 14400। तो ये जो है आंध्र प्रदेश के सरकार ने इस प्रकार की पहल शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने एशिया हॉकी कप 2022 प्रतियोगिता में कौन सा पदक हासिल किया। अभी अभी इस पे विशेष रूप से हमने डिस्कस किया है कि 2022 में जो है ये कांस्य पदक जीता है। किसे हरा के? तो जापान को हरा के, जापान को हरा के इन्होंने जीता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था इंडोनेशिया, जकार्ता में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर हाल ही में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है। तो ये क्या है दोस्तों, शिमला में गरीब सम्मेलन सिद्धांत को, ये जून महीने की घटना है। और ये शिमला कहाँ है, तो ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने परमाणु हमले में सक्षम किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा स्टैटिक्स फॉर्म और करंट फॉर्म दोनों के लिए, कि हाल ही में भारत ने परमाणु हमले में सक्षम किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये है अग्नि-4। अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से किया है, तो कलाम द्वीप से। कलाम द्वीप जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है कलाम द्वीप। पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप हुआ करता था, बाद में कलाम साहब के जो है आदर में इनका नाम बदल दिया गया और अब इनका नाम जो है कलाम द्वीप कर दिया गया। ये उड़ीसा में स्थित है। यहीं से जो है अग्नि-4 का जो है परीक्षण किया गया है हाल ही में भारत के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल में ही पेपर स्टाम्प की जगह, जो पेपर स्टाम्प होता है डाक टिकट वगैरह पे अपन चिपकाते हैं, तो इसके जगह जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प, स्टाम्प शुरू करने की फैसला लिया है। तो ये है दोस्तों पंजाब सरकार, ताकि जो है भ्रष्टाचार आदि को रोका जा सके और अनाधिकृत जो है इसके जो व्यापार है, इनके जो बिक्री है, क्रय है, इस पे रोक लगाया जा सके। इसी कारण से जो है पेपर वाला जो फिजिकल स्टाम्प पेपर है उसके जगह पे इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प पेपर की जो है फैसला लिया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व साइकिल प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बाइसिकल डे जो है प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है दोस्तों 3 जून को। 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट डे और है यहाँ पे ऑप्शन में 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस के रूप में। वहीं भारतीय हिंदी दिवस जो भारत में मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये विश्व स्तर पे मनाई जाने वाली हिंदी दिवस है। हिंदी पत्रकारिता दिवस हमने 30 मई को देखा इसी वीडियो सीरीज के अंतर्गत। और आपको बता दें 10 जनवरी को एक और चीज मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस या ठहाका दिवस। ठहाका दिवस मनाया जाता है, या इसे ही विश्व हास्य दिवस भी कहते हैं। ये भी 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को निम्नलिखित में से किस IIT में स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया है IIT गांधीनगर में। IIT गांधीनगर जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पे परम अनंत यानी परम सीरीज के तहत जो है इनका नाम अनंत है, ये सुपर कंप्यूटर है। तो इनको जो है स्थापित किया गया है IIT गांधीनगर में। अब आपको बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर की बात आई है तो यहाँ से कुछ और नॉलेज ले लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है दोस्तों सैमुअल क्रे को। सैमुअल क्रे को जो है विश्व स्तर पर सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और भारत स्तर पर सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विजय भटकर जी को। विजय भटकर को जो है सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है भारत में। भारत में सुपर कंप्यूटर का रख रखाव यानी बनाने आदि की जो जिम्मा है ये किस संस्था के ऊपर है, तो ये है सीडैक, CADAC, सीडैक संस्था के ऊपर है। ये कहाँ स्थित है, तो ये पुणे के अंदर स्थित है। तो आपको इतना बात ध्यान रखना होगा सुपर कंप्यूटर से। साथ ही साथ भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था ये था परम 8000। परम 8000 जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है, ये चुना गया है सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन को चुना गया है। बड़ा सा नाम है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे कैसे याद रख सकते हो कि गाल पर जब चटकन मारते हैं तो गाल सूज जाता है, लाल हो जाता है। तो लाल गाल जो है सूजा हुआ लाल गाल, ऐसे आप याद रख सकते हो इसे। तो ये SSB का नया जो है
महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 जो 21 जून को मनाया गया, तो इसमें थीम क्या था दोस्तों। थीम से काफ़ी 2-3 क्वेश्चन हमने रखे हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको जो है हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों इसका थीम जो था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इसका जो 2022 में 21 जून को मनाया गया योगा दिवस है, इसका थीम रहा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसका थीम रहा। तो यहाँ हिंदी में है मानवता के लिए योग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ जो पिछला योगा दिवस मनाया गया था 2021 के अंदर 21 जून 2021 को, उसमें था योगा फॉर वेलनेस। क्या था? योगा फॉर वेलनेस। अच्छा, मतलब निरोग होने के लिए योगा। तो इस प्रकार का थीम रखा गया था पिछले वाले का, और इस बार का रखा गया है मानवता के लिए योग। तो आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आया है आईपीएल 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता। इस पे हमने काफी लंबा चौड़ा डिस्कस कर लिया। अब टेस्ट देने की बारी है। आप आई होप आप आराम से बता पाएंगे। तो ये जीता है गुजरात टाइटंस। किसको हरा के? राजस्थान रॉयल को हरा के। ऑरेंज कप किसे दिया गया है? तो बटलर को। ऑरेंज कप किसे दिया गया है? बटलर को। बटलर राजस्थान की तरफ से ही खेले। और पर्पल कप किसे प्राप्त किया गया है? तो चहल को दिया गया है पर्पल कप। ये सबसे अधिक विकेट लिए हैं। साथ ही साथ मोस्ट वॉल्युबल प्लेयर भी बटलर ही रहे, क्योंकि सबसे अधिक रन बनाए। इस आईपीएल में कितने टीम ने भाग लिया था? तो 10 टीम ने भाग लिया था। स्पॉन्सर कौन कर रहे थे? तो वीवो को हटा के इस बार का जो स्पॉन्सरशिप था ये टाटा के पास था। तो आपको इतना बात जो है मोटा मोटा आईपीएल में याद रखना है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। भारत और किस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और अमेरिका जो है ये टोक्यो में निवेश पर एक निवेश करार है, उस पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। ये बैठक कहाँ हुई है? तो टोक्यो में हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये उर्वरक के आदान मतलब आयात करने के लिए भारत जो है एक हस्ताक्षर डील साइन किया है। तो किस देश के लिए के साथ किया है? तो ये जॉर्डन के साथ किया है। बता दें दोस्तों, भारत के पास जो है पोटास उर्वरक का कोई अपना कल कारखाना नहीं है। ये सभी पूर्ण रूप से जो है आयात पर ही निर्भर है। तो ये पोटास उर्वरक का आयात करेगा कहाँ से? जॉर्डन से। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पे आ गया? भारत का जो है लेवल गिर गया है। तो ये जो है पहले 46वें स्थान पे थे, अब ये 54वें स्थान पे आ चुके हैं विश्व वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। और 1 नंबर पे कौन है? तो 1 नंबर पे है जापान। जापान जो है फर्स्ट रैंक पे है इस प्रकार के सूचकांक में। कौन सूचकांक? वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। भारत का स्थान कौन सा है? 54। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? दोस्तों आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ड्रोन महोत्सव की शुरुआत कब हुई? तो 2022 में जून में। और ये जो है कहाँ से शुरू हुई? तो दिल्ली में। दिल्ली के प्रगति मैदान से इसको जो है शुरू किया गया था। और इसका लक्ष्य किया है 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाना, यानी जो किसान वगैरह खेती बाड़ी के क्षेत्र है वहाँ तक भी ड्रोन को प्रोवाइड कराना इनका लक्ष्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख तौर पर चुना गया? अभी भी इसकी तीसरी बार चर्चा हो रही है। आई होप इसको याद ही हो जाएगा आपको। तो ये है टेड्रोस एहनाम गेब्रेयेसस। ये लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए WHO के अंदर चुना गया है। WHO की स्थापना एक बार फिर से दोहरा देते हैं 7 अप्रैल 1948। इसी कारण 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एंथनी अल्बानीज हाल में ही किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो एंथनी अल्बानीज जो है ये चुना गया है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। और क्वाड का जो बैठक हुआ है इसमें इन्होंने ही भाग लिया था, एंथनी अल्बानीज। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम स्कॉट मॉरिसन था, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। आपको पता ही होगा, जो हमने पीछे चर्चा कर ही लिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं 26 नंबर। किस देश के अन्ना कवाले दुबा को जो है दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022, कौन सा पुरस्कार? एस्टर गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था? दुबई में। तो ये कौन है अन्ना कवाले दुबा? ये कहाँ के रहने वाले? तो ये केन्या के रहने वाले हैं। आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा पुरस्कार है। एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसे प्राप्त हुआ? तो कवाले दुबा को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो केन्या के रहने वाले हैं। किस देश ने हाल में ही गेहूं के निर्यात पे रोक लगा दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गेहूं के निर्यात पे ही रोक लगा दिया। तो ये है दोस्तों अपना भारत। यहाँ पे जो है गेहूं के जो है स्टॉक में जो है कमी दर्शाई जा रही है मीडिया के अनुसार। तो इसी कारण जो है भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि गेहूं के निर्यात पे जो है रोक लगा दिया जाएगा।
और बता दें भारत जो है दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का, गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और 1 नंबर पे जो है चाइना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था। दोस्तों चंद्रमा से लाई गई मिट्टी पे पौधे उगाकर देखा है, तो ये किस देश के वैज्ञानिक का टीम इस पे काम कर रहा था, तो ये है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ पे जो है चंद्रमा से लाए गए मिट्टी पर पौधे उगाने का काम किया है। बता दें दोस्तों चंद्रमा पर सबसे पहले मानव कौन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। कब गया था, 1969 में। कौन से यान से, अपोलो 11। तो ये तीनों क्वेश्चन आते ही रहते हैं घुमा फिरा के एग्जाम में, इसीलिए हमने बताना उचित समझा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक इंपोर्टेंट रहेगा। दस्तलिक किस देश के साथ हाल में ही संपन्न हुआ है, तो ये है उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक जो है संपन्न हुआ है। ये सैन्य अभ्यास है एक प्रकार का। अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो में। इसके बाद हम क्विक रिवीजन देखेंगे जो ऑनलाइनर है, ताकि आपको पूर्ण रूप से ही याद हो सके। किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो घटना घटा है शायद किसी देश में नहीं घटा होगा कि ऐसी मंदी आई कि लोग जो है अपना खाना नहीं खरीद पा रहे हैं, किरासन तेल नहीं मिल रहे हैं, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। तो ये है श्रीलंका। यहाँ का जो है महिंद्रा राजपक्षे जो है रिजाइन दे दिया था जो है आर्थिक मंदी के कारण। अब हम देखते हैं क्विक रिवीजन के प्रश्न देख लेते हैं। भारत का जो है पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन ब्रिज कहाँ निर्माणाधीन है, तो ये है तमिलनाडु के अंदर। पंबन ब्रिज से आप पकड़ लेंगे कि पंबन ब्रिज कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में है। अगला है कोविड-19 के बाद किस वायरस बीमारी का प्रकोप जो है अफ्रीका के साथ साथ विशेष रूप से यूरोप में जो मई 2022 में अधिक बढ़ गया, तो ये है दोस्तों मंकी पॉक्स में जो है शरीर पे जो फफोले पड़ जाते हैं, तो ये मंकी पॉक्स के लक्षण है कि बड़े बड़े फफोले आ जाते हैं शरीर में और तेज बुखार आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, तो राजस्थान के जो है ये रामगढ़ बिसदारी वन्य जीव अभयारण्य जो है इसे राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। इससे पहले सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदा बंस हिल जो है ऑलरेडी शामिल थे टाइगर रिजर्व के रूप में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल ने त्यागपत्र देने के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया, तो दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है विनय कुमार सक्सेना को। अनिल बैजल जी जो है त्यागपत्र दे दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं एंथनी एल्बानीज जो स्कॉट मॉरिसन का जगह लिए हैं। चीन 2023 में अपना सर्वाधिक शक्तिशाली टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, उसका नाम होगा सुनतियान। अभी जो है वर्तमान में सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप कौन है अंतरिक्ष में, तो ये है जेम्स वेब, जो किसके द्वारा